बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी क्लास आज हम एक्सरसाइज का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इसका रिव्यू भी कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास चूज द बेस्ट आंसर, जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको वीडियो को मिस हरगिज़ मत किया करें। आपको पता है कि एमसीक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नंबर गेनिंग के लिहाज से, ठीक है। एक एमसीक्यूज का मार्क्स 1 होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो मैं करवाती हूँ रिव्यू क्लास, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इसको अनइम्पॉर्टेंट मत समझा करें, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको ज़रूर देखा करें, ठीक है, और वीडियोस को भी दूसरों को शेयर किया करें। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज 23। जी, यहाँ पर क्लास हम लोगों को जो है वो ऑप्शन को चूज करना है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो इसमें ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में, ए बी सी, तो ए बी सी डी, ठीक है। तो उसमें लेकिन हम जो राइट ऑप्शन है ना, वहां पर यहाँ पर हम सिर्फ वही मेंशन करेंगे, ठीक है क्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मैंने ऑप्शन मेंशन किए वो सब राइट ऑप्शन को मेंशन किया है। और ये राइट ऑप्शन क्यों है, इसको अब मैं आपको वजूहात भी बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर 6.5 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज। अच्छा क्लास, इसमें ऑप्शन सी जो है ना वो राइट आंसर है, 6 सेंटीमीटर। अब ये कैसे है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको शो हो रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल ए बी सी डी हमने लिया है, और इसमें आप देख सकते हैं चूंकि इन्होंने कहा है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल होता है ना जो अपोजिट साइड जिसमें आपस में मिलती हैं, यानी ए और सी आपस में अपोजिट अपोजिट कॉर्नर है, ठीक है। तो अपोजिट कॉर्नर को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है, ये डायगोनल बन जाता है। तो हमने ये रेक्टेंगल का एक डायगोनल ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा उस रेक्टेंगल के विड्थ गिवन है, विड्थ क्या होता है, विड्थ होता है चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी ब्रेथ भी कह सकते हैं, इसको हम विड्थ भी कह सकते हैं। तो ये विड्थ आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, जबकि हमें इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। लेंथ क्या होगी इसकी, यही पूछिए, इट्स लेंथ, ठीक है। तो हम फाइंड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सॉल्व करने जा रही हूँ एमसीक्यूज 1 को, ठीक है। अगर हम इतनी फिगर को देखें ए बी सी को, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है क्लास। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख लें बाद में बेस, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हाइपोटेनस हमें गिवन है, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC है, ठीक है। AC किसके इक्वल है, 6.5 सेंटीमीटर के। तो हाइपोटेनस की प्लेस में मैं क्या रख लूंगी, 6.5, और बेस हमारी क्या है, AB है, ठीक है। तो AB तो हमें मालूम नहीं है, AB हमें बताना है, तो मैं बेस की प्लेस में क्या रख लूंगी, AB रख लूंगी। फॉर्मूले में चूंकि होल स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि विड्थ क्या है मेरी 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं परपेंडिकुलर की प्लेस में क्या रखूंगी, 2.5 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्लास अब हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम 6.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42.25। AB का स्क्वायर हम लिखा रहने देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है।
और 2.5 का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो ये मेरा हो जाएगा 6.25। 6.25 जी। अब यहाँ पर मुझे चूंकि ए बी फाइंड करना है तो मैं 6.25 को शिफ्ट कर दूंगी लेफ्ट साइड पे और ए बी को इधर सिंगल रहने दूंगी जी। जब हम 42.25 में से माइनस करेंगे 6.25 को तो वैल्यू आ जाएगी 36। और 36 को बजाय मैं लेफ्ट पे लिखने की अगर मैं इसको राइट पे लिख दूं और ए बी स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख दूं तो ये काम तो हम कई दफा कर चुके हैं ना एक्सरसाइज में भी, यहां भी कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर को मैं लिख देती हूँ लेफ्ट पर और इन वैल्यू को माइनस करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज 36। अब चूंकि ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ए बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर को रिमूव करना होगा। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और अब मेरा यहाँ क्या रह गया, ए बी रह गया, ठीक है। और 36 का स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। इट मीन्स कि ए बी मेरे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर और ए बी मेरी क्या थी, लेंथ थी, ठीक है ना। बेसिकली हमें ए बी ही फाइंड करने के लिए कहा गया था। इट मीन्स कि हमारी लेंथ जो है रेक्टेंगल की लेंथ वो कितनी आ चुकी है, 6 सेंटीमीटर मेरी लेंथ आ चुकी है, किसकी, रेक्टेंगल की। इसी वजह से मैंने कहा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और वो किस तरह से आया आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया है मैंने। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ जी। तो क्लास पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3, 4, 5 जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्शन राइट है, तो क्लास देखें यहाँ पर हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये हमें साइड्स की लेंथ गिवन है और हमें ये बताना है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड्स हैं। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूफ करना होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर इक्वल हो जाता है बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी कि बात प्रूव हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो उस सूरत में ये बात भी प्रूव हो जाती है कि ये जो साइड्स हैं वो यकीनन राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, जब भी जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज में। तो अब यहाँ पर इसका एमसीक्यूज भी आ गया है। तो क्लास हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी इस तरह से साइड गिवन होती है हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारे सबसे ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है ना, 3, 4, 5 में जो सबसे ग्रेटर नंबर है ना वही हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्यों हाइपोटेनस होगा क्लास, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमारे पास 3 तरह के एंगल आते हैं। एक ये एंगल आता है एंगल बी, एक एंगल ए आता है, ठीक है, और एक एंगल सी आता है जो कि राइट एंगल को मेंशन करता है। यानी यहाँ पर मेरा कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो जाहिर है अगर 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है तो 90 डिग्री इन दोनों एंगल के मुकाबले में क्या होता है, ग्रेटर होता है। देखिए यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे वो 90 से तो कम ही होंगे ना, 90 के इक्वल तो नहीं हो सकते। 90 के इक्वल, हाँ, इन दोनों को प्लस करने के बाद 90 के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग अगर हम देखें एंगल ए को और एंगल सी को तो वो दोनों क्या होंगे, 90 से लेस होंगे, 45 होंगे, ठीक है, 80 होंगे, 60 होंगे, 40 होंगे, इस तरह से होंगे। वो तमाम के तमाम क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। जबकि ये क्या है, राइट एंगल है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर ये सबसे ग्रेटर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे, इन दोनों से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर साइड को सिलेक्ट करना होता है कि इसमें सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है। तो ग्रेटर साइड वही होगी जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, सबसे लार्जर होगी। तो यहाँ 5 जो है वो सबसे लार्जर नंबर है। इसका मतलब है कि
5 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हाइपोटेनस मेरा क्या है, ये है। ए बी लाइन जो है वो हाइपोटेनस को शो कर रही है और कैपिटल सी के सामने मैंने स्मॉल सी को रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स के 5 मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और इनमें से आप किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है ना, इनकी कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है कि ये बेस ही है या परपेंडिकुलर है। क्योंकि वो दोनों प्लस हो रहे होते हैं ना, तो आपकी मर्जी है, आप इसको बेस कह दें या आप इसको बेस कह दें, इसको परपेंडिकुलर कह दें या इसको कह दें। जो डिसीजन आपको लेना होता है, मेन डिसीजन, वो हाइपोटेनस का लेना होता है, ठीक है। एक दफा हाइपोटेनस आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इन दो को तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बेस कह देती हूँ 3 को, तो यहाँ पर a किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं 4 को परपेंडिकुलर कह देती हूँ तो यहाँ पर b जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ABC की वैल्यू मैंने फिगर में मेंशन कर दी है। अब हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइपोटेनस मेरा क्या है, AB है, और AB को मैंने क्या सपोज किया हुआ है, C सपोज किया हुआ है। तो मैं हाइपोटेनस की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, C लिख सकती हूँ, यानी C का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स C का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बाद बेस स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर क्या है, BC है बेस, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, A का, इट मीन्स के A का स्क्वायर। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AC है, जिसको मैंने नेम क्या दिया हुआ है, B का, स्मॉल b का। तो यहाँ पर स्मॉल b का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, यानी C की प्लेस में मैं रखूंगी 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। A की प्लेस में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जबकि B किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो B की प्लेस में हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास अगर मैं इनका स्क्वायर फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। और 3 का स्क्वायर फाइंड करूं तो ये 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, 16 प्लस 9 को, तो ये आ जाता है 25। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट मीन्स के ये शो क्या कर रहा है कि अगर ये दोनों साइड मेरी इक्वल आ जाती है, इट मीन्स दिस इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई। तो हम लिख देंगे इट इज प्रूफ दैट इट इज राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये बात हमारी यहाँ पर प्रूव हो गई कि ये राइट ट्रायंगल है। इसके अलावा आप जो भी ऑप्शन देखेंगे उनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाए। सिर्फ ये एक वाहिद ए ऐसा ऑप्शन था जिसमें हमारी दोनों साइड इक्वल आई, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी, तो पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज। अभी अभी मैंने आपको इसी फिगर में ये बात समझाई भी, एक्सप्लेन भी की कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि उसमें जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है, ठीक है ना, इन दोनों के मुकाबले में एंगल तो 3 होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, जिस पर 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो सी पे 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स कि ये एंगल जो है मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 4 में देखते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज अपोजिट साइड टू। जी, हाइपोटेनस क्या होता है, जो कि 90 डिग्री के सामने बनने वाली साइड, क्योंकि ये जाहिर है सबसे बड़ी साइड है और ये सबसे बड़ा एंगल है,
तो एंगल के सामने, बट सबसे ग्रेटर एंगल के सामने बनने वाली साइड मेरी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो यही बात उन्होंने की है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द अपोजिट साइड टू। हाइपोटेनस जो है वो किसकी अपोजिट है, 90 डिग्री की अपोजिट है ना। ये देख रहे हैं 90 डिग्री इधर बन रहा है, बिल्कुल इसकी अपोजिट, इसके सामने, अपोजिट मतलब होता है बिल्कुल उसके सामने जो है वो मेरी जो लाइन बन रही है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हाइपोटेनस होता है उसके सामने बनने वाला एंगल वो हमेशा राइट एंगल ही होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो देखिए पार्ट 5 में हमसे कहा जा रहा है इफ ए बी सी आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, विथ सी इज द लार्जर साइड। ठीक है, सी इज द लार्जर साइड, देन अच्छा अब इसमें ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट होगा, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा जो भी हमारी लार्जर साइड होती है वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम के कहाँ आती है, लेफ्ट साइड पर आती है। और उसके बाद जो दूसरी साइड्स होती हैं बेस या परपेंडिकुलर, उनको हम यहाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो पहले बी पहले लिख लें, ए पहले लिख लें, ए बाद में लिख लें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी लार्जर साइड होगी ना, सबसे बड़ी साइड, वो हमेशा कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड पर आएगी। ठीक है, तो अब इन्होंने यही कहा है कि एबीसी जो है वो, देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये कहा हुआ है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एबीसी जो है वो ऑलरेडी इनकी साइड मैंने कहा हुआ है। ठीक है ना, देखिए ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। तो अगर यहाँ पर हम ये कहें कि लार्जर साइड, ये आगे कह रहे हैं ना कि इन राइट एबीसी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ सी इज द लार्जर साइड। देखिए सी जो है वो लार्जर साइड है, मैंने भी यही कहा हुआ है, सी जो है वो लार्जर साइड है। ठीक है, तो अगर सी लार्जर साइड है तो इसका मतलब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ ऑलरेडी मैं सॉल्व यही चीज करके दिखा चुकी हूँ कि अगर हमारी लार्जर साइड सी आ जाती है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, सी स्क्वायर, और बेस की प्लेस में ए स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम परपेंडिकुलर को बी कहेंगे तो परपेंडिकुलर की प्लेस में बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, तो टिक कर लीजिएगा ऑप्शन ए जी। तो पार्ट 6 में हमसे कहा जा रहा है इफ 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेनस इज। जी देखिए यहाँ पर हमें ये दो दिए में, अब इसमें से आप किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और हाइपोटेनस पूछा गया है इस क्वेश्चन में, देन हाइपोटेनस का हाइपोटेनस क्या होगा। तो क्लास इसमें ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर है, डेट इज 13। तो अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको पता है कि 90 डिग्री जो है वो मेरा किस वर्टेक्स पे ड्रॉ हो रहा है, वर्टेक्स सी पे हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड को मैंने कहा है स्मॉल सी, इसी तरह ए के सामने वाली साइड को मैंने कहा है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी। अगर यहाँ पर हाइपोटेनस हमसे पूछा गया है तो इसका मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो क्या है, हाइपोटेनस है। इट मीन्स कि हमें ये वाली साइड जो है वो बतानी है, लेंथ, इस साइड की लेंथ बतानी है, डेट इज ए बी। ए बी को मैंने क्या कहा है, स्मॉल सी। इट मीन्स कि हमें स्मॉल सी फाइंड करना है इसमें, और यहाँ पर हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। अब अगर मैं इनमें से किसी को भी बेस कह दूं या किसी को भी परपेंडिकुलर कह दूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, चले अगर मैं इसको बेस कह देती हूँ, इसको परपेंडिकुलर कह देती हूँ, तो देखें बेस की प्लेस में यानी ए की प्लेस में मैंने क्या रख दी है, वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर की प्लेस में मैंने क्या रख दी है, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ए मेरा 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि बी जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो क्लास यहाँ पर हम हाइपोटेनस फाइंड करके देख लेते हैं क्या हमारा ये जो ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया है ये राइट है, तो वो अभी पता लग जाएगा सॉल्यूशन के जरिए। तो क्लास देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्लास हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस ए बी है जिसको हमने नाम दिया है स्मॉल सी का, तो मैं हाइपोटेनस की प्लेस में क्या रखूंगी, स्मॉल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है, बी सी हमारी बेस है, और बेस को मैंने नाम दिया है स्मॉल ए का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को नाम दिया है स्मॉल बी का, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर।
जी इनकी प्लेस में हम वैल्यू रख देते हैं। सी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है हमें। तो ए हमारा गिवन है 12, इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर, जबकि बी हमारे पास है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई अगर हम 12 का स्क्वायर लेते हैं तो ये मेरा हो जाता है 144। इसी तरह से अगर हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद 144 और 25 को जब मैं प्लस करती हूं जी तो ये आ जाता है 169। क्या आ जाएगा ये 169। जी अब मुझे क्या करना है, सी की वैल्यू चाहिए। सी स्क्वायर तो नहीं फाइंड करना मुझे, यानी कि मुझे हाइपोटेनस चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सी मेरा आ जाएगा जी। और अगर हम 169 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 13। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप लेकर देख सकते हैं। और 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 आता है। तो सी की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ चुकी है 13। और सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, हाइपोटेनस को। इट मीन्स क्या, हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया है। हाइपोटेनस मेरा क्या आ चुका है, 13। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि हम पहले ही लगा चुके हैं। ठीक है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। जी तो क्लास पार्ट 7 में हमसे कहा जा रहा है, इफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, देन ईच ऑफ अदर साइड इज लेंथ ऑफ। तो क्लास इसमें ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से राइट आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो क्लास देखें, यहाँ पर बात हो रही है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की, यानी आइसोसेलेस भी हो और राइट ट्रायंगल भी हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए हाइपोटेनस जो है वो तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। और आपको पता है कि जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, उनकी दो साइड्स क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल। दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड, यहाँ पर मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को भी शो कर रहा है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्लास, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये वाली साइड यानी कि बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में क्या होंगी, लेंथ, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो 90 डिग्री से अपोजिट जो मेरी साइड होगी दैट इज हाइपोटेनस। ये मेरी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस चूंकि ग्रेटर एंगल के सामने बनता है, ग्रेटर एंगल मेरा क्या है 90 डिग्री, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी। ये लेंथ हमेशा इन दोनों से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये तो हो गया इसका हाइपोटेनस। ये साइड जो है वो लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी जितनी लेंथ ए की होगी उतनी ही लेंथ बी की होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर पार्ट 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए और बी दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर दूसरे एंगल से देखूं, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस के साथ साथ एक राइट एंगल भी है, तो अगर ये राइट एंगल है तो हम इजीली इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सी मेरे पास किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, 3 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। और आगे पूछा है कि देन ईच ऑफ द अदर साइड, यानी जो इनकी बाकी साइड है ए और बी, उनकी लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ हमें बतानी है। तो दोनों की लेंथ में से एक लेंथ भी हमारे पास आ जाती है, दूसरी की खुद ब खुद पता चल जाएगी। अगर हम ए फाइंड कर लेते हैं तो बी भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि बी भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो क्लास यहां पर अब हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमने यहाँ किसको कहा हुआ है, स्मॉल सी कहा हुआ है। तो हाइपोटेनस की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, सी स्क्वायर, और बेस यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है। तो बेस की प्लेस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मैंने किसको कहा हुआ है, बी कहा हुआ है। स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी की लेंथ किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के। तो परपेंडिकुलर के प्लेस में आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। हाइपोटेनस जो है वो मेरा इक्वल है 3 स्क्वायर रूट 2 के, तो सी की प्लेस में आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और अच्छा, अब यहां देखिए क्लास, ए स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये रहा ए स्क्वायर, ये तो हम लिख लेंगे, ठीक है ना। हमें तो ना ए पता ना बी पता, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो क्लास अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं बी की प्लेस में भी ए लिख सकती हूँ, ये कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं बी की प्लेस में भी क्या लिख रही हूँ, ए, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे स्क्वायर जब 3 पर अप्लाई होगा क्लास, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और यही स्क्वायर जब रूट पे अप्लाई होगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रूट से कैंसिल हो गया तो 2 क्या है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 9 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और ये दोनों ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखें 9 2 जा 18 हो गया, यहां क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर जी। तो क्लास अब देखें यहां पर अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर मैं इधर ले आऊं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक साइड पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाती है, यानी 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या रह गया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। तो इट मीन्स के ए स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 9 आ गई। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेती हूँ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेती हूँ तो देखें क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और ए की वैल्यू 3 आने का क्या मतलब है कि यही वैल्यू किसकी होगी, बी की भी होगी, ठीक है ना। यकीनन ए और बी चूंकि यहाँ पर इक्वल है, ये बात अभी अभी ऊपर हमने मेंशन की। तो ए और बी जब इक्वल है तो अगर ए की लेंथ 3 है तो इट मीन्स के बी की लेंथ भी क्या होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3। ए जो है वो बी के इक्वल है और ये दोनों इक्वल है किसके, 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर, ये आ चुकी है सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी की अगर हम अलग अलग लेंथ फाइंड करें तो दोनों ही किसके इक्वल आएंगे, 3 सेंटीमीटर। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये किस तरीके से है ये आपको मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो क्लास यहाँ पर मेरे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हुए, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तो तमाम एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि आप जो है उनकी प्रैक्टिस करें एग्जाम्स के दिनों में। क्वेश्चन जो है वो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं जो आप ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके होते हैं। तो वो जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं तो उस वक्त वो क्वेश्चन जरूर अपनी प्रैक्टिस में शामिल क्या करें, उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और मे बी वो एग्जाम में भी आ जाए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो ऑलरेडी आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। और यहाँ पर आज मेरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आज हमने इसके रिव्यू भी कंप्लीट कर लिया है। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव, फ्रेंड, ठीक है, क्लास फेलोज, जहाँ भी आपकी पहुँच हो, मुमकिन हो, वहाँ तक शेयर ज़रूर क्या करें। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दिया करें, राय दिया करें, ओपिनियन दिया करें, आपको वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा, तो क्लास इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।